एवरीवन, कैसे आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू दी चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीआई असिस्टेंट 2023 को क्रैक करने के लिए क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए। तो आप लोगों की डिमांड पर ही मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर आप लोगों की ये डिमांड थी कि मैम एक ऐसा वीडियो आना चाहिए जिसमें ये पता चल पाए कि आरबीआई असिस्टेंट क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड और एक्यूरेसी की डिमांड करता है, तो इसके अंदर कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा वेटेज देना चाहिए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो अच्छा एक कहते हैं ना हाथ बैठ जाए किसी चीज़ पे, तो हम लोगों का प्री इजीली क्लियर हो जाए। क्योंकि यहाँ प्री को क्लियर करना ही बहुत बड़ा टास्क होता है। आपको पता है लास्ट वीडियो में मैंने सब कुछ डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा कि आरबीआई असिस्टेंट की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए प्री प्लस मेंस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सारा कुछ बताने वाली हूँ और टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूंगी, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा एनालिसिस किया है लास्ट टू टाइम्स का जो भी एग्ज़ाम हुआ है। देखो है ना, 26 मार्च, 27 मार्च और 14 फरवरी और 15 फरवरी जितनी भी शिफ्ट्स थी, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश, ठीक है। तीनों के लिए मैंने प्री के लिए पूरा का पूरा चीज़ें जो है एनालिसिस करने के बाद में बता रही हूँ, और उसके अलावा भी कुछ चीज़ें आपको बता रही हूँ जो आपको ध्यान रखनी है। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने के लिए, ताकि आपको प्रॉपरली टाइम पर जो है ना नोटिफिकेशन मिल पाए। सो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वीडियो को। और सबसे पहले बात कर लेते हैं, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि मैं जयपुर की बात कर रही हूँ, ठीक है। 2022 की अगर मैं बात करूँ एग्जाम हुआ था तो सेक्शनल कट ऑफ आप देख लो कुछ इस तरीके से था। इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। मैं जो भी बता रही हूँ आप ध्यान से सुनना, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। और इसी तरीके से मैं भी जो है अपनी प्रिपरेशन को कर रही हूँ, ठीक है, गो थ्रू। तो रीजनिंग के लिए इतना कट ऑफ है। ओवरऑल आपका कट ऑफ जो है वो यूआर कैटेगरी का इतना गया था, ओके, इतना ही गया था। जयपुर की बात कर रही हूँ मैं, जयपुर सर्किल की। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2 शिफ्ट थी, 26 मार्च की, 27 मार्च में। मतलब 26 के अंदर तो 4 शिफ्ट थी और 27 मार्च के अंदर आपका 2 शिफ्ट था। एवरेज अटैम्प्ट जो थे ना लोगों के 85 से 91 थे, 89 से 91। अब आप ये देख लो एवरेज अटैम्प्ट इतने हैं तो कट ऑफ तो इतना जाना तय है। क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल आपको पता चल जाएगा ऑलमोस्ट कि कितना आया है, ठीक है। बात हो रही है 2020 की। ओवरऑल जो कट ऑफ है वो देखो कितना गया है। 2020 में और भी ज़्यादा इजी पेपर आया था, तो इंग्लिश की कट ऑफ इतना आया, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी 13, क्योंकि न्यूमेरिकल एबिलिटी और भी ज़्यादा इजी आया था, मतलब ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, 1 मार्क्स का फर्क है। रीजनिंग एबिलिटी जो है वो 12 मार्क्स का है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि 14 फरवरी और 15 फरवरी की 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, ठीक है। दोनों में 4-4 शिफ्ट थी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो इसका प्रॉपर डेटा नहीं था, लेकिन मैंने ऑन एन एवरेज अपने हिसाब से थोड़ा सा एनालिसिस किया, और उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि देखो 95 प्लस अटैम्प्ट रहे होंगे यूआर कैटेगरी के हिसाब से। अगर मैं बताऊँ आपको, तब जाके बच्चों की कट ऑफ जो है वो इतनी है। इवन इससे भी ज़्यादा अटैम्प्ट्स रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वन ऑफ 1-2 जो मेरे भी साथ पढ़ते थे उस वक्त पे, मेरे फ्रेंड्स या कलीग्स बोल सकते हैं, उन लोगों ने भी एग्जाम दिए थे और 97 तक अटैम्प्ट किए हैं उन लोगों ने, ठीक है। अब कैटेगरी वाइज डिफर कर सकता है चीज़ें। और दूसरी चीज़ है कि वो अलग बात है कि उनका मेंस नहीं हुआ या हुआ, वो अलग चीज़ है। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं कि उनका प्री क्वालिफाई हुआ है, ठीक है। तभी हुआ है जब इतने सारे मार्क्स आए हैं उनके, ठीक है। तो इसीलिए, और बाकी अगर और कैटेगरी के हिसाब से बात करूं, क्योंकि एक आध शिफ्ट जो थी वो 14 फरवरी और 15 फरवरी के अंदर मॉडरेट भी देखी गई, तो 89 से 92 या ज़्यादा भी अगर हम देखें तो 85 प्लस तो गई ही होगी। इससे ज़्यादा कम आपने अटैम्प्ट्स नहीं किए होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि फोकस एरिया क्या है। उससे पहले छोटी सी एक बात कि मेरा जो सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस है मैंने दिया था 2022 के अंदर, ठीक है। 26 मार्च को मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था, उसको आपको देखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देखेंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपको लेवल पता चलेगा कि एग्जैक्ट लेवल क्या है। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी मैंने बीच बीच में बता रखे हैं, तो आपको वो देखने से काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, इसलिए उसको देख लेना। अब उसके अंदर मैंने कुछ बता रखा है वहाँ पे एक चीज़ जिसको मैं यहाँ क्लैरिफाई कर रही हूँ, ठीक है, कि 95% मेरी एक्यूरेसी रही थी। 29 मैंने इंग्लिश में किए थे, 34 क्वांट में किए थे, 32 मैंने रीजनिंग में किए थे, राइट। अब मेरी जो एक्यूरेसी ख़राब हुई है ना, अब मार्क्स मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में, शॉर्ट वीडियो आ जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है आपको, ठीक है। अब बात हो रही है यहाँ पे क्वांट के अंदर मेरे 33 मार्क्स थे, ठीक है। क्वांट मेरा सबसे अच्छा हुआ था। इंग्लिश के अंदर जो मेरी एक्यूरेसी खराब हुई है और रीजनिंग के अंदर मेरी एक्यूरेसी खराब हुई है, ठीक है। कैसे? तो इंग्लिश के अंदर मेरी है वर्ड यूजेस के अंदर, आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने वर्ड यूजेस में कहीं गलती कर दी है। मैं गैस वर्क बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, मुझे गैस वर्क करना से मतलब ऐसा लगता है कि नेगेटिव करने से बेहतर है कि करो ही मत या फिर एग्जाम ही मत दो। एक मेरे खुद का फिलॉसफी है वो, ठीक है। लेकिन ये होता है कि कभी कभी अपन से
कितना भी अपन सही कर ले, लेकिन ये कुछ टॉपिक्स होते हैं ना जो आपकी नेगेटिव मार्किंग करा ही देते हैं। इसीलिए इसी एग्जाम के बाद में मैंने डिसाइड कर लिया कि कभी भी वर्ड यूजेज आएगा मुझे करना ही नहीं है, अगर मुझे नहीं आ रहा होगा तो ठीक है। तो ये वाला जो है वो मेरा वीक सेक्शन है। तो इस तरीके से मेरी इसीलिए एक्यूरेसी डाउन गई है यहाँ पे, ठीक है। तो इंग्लिश के अंदर में मेरे 25 के राउंडिंग कुछ मार्क्स है, एग्जैक्टली मार्क्स मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। रीजनिंग के अंदर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कहाँ मेरा क्या गलत है। चलो एक दो गलत भी होगा तो 30 के आसपास अपने मार्क्स होने चाहिए थे, बट रीजनिंग के अंदर भी मेरी एक्यूरेसी डाउन गई। अब वो डाउन जाने का रीजन मैं आपको बताती हूँ कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो सकता है, ठीक है, मेरी वहाँ गलती हो सकती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से सीखने को क्या मिलती है कि जितना ईजी एग्जाम होता है, स्पीड जितनी तेज होती है, आपकी गलती होने के चांसेस उतने हाई होते हैं और एक्यूरेसी कम होती है। और ये आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम जो है वो आपकी स्पीड भी मांगता है तो आपकी एक्यूरेसी भी मांगता है उतनी ही ज़्यादा, क्योंकि आप कट ऑफ देख लो, आपके सामने ही कट ऑफ जा रही है, ठीक है। और आजकल तो ऑलमोस्ट सभी कैटेगरीज की कट ऑफ ना लगभग आसपास रहती है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस देखना है, इससे देखने से आपको फ़ायदा ही होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद में ये रहता है कि टॉपिक्स कौन से प्रिपेयर करने चाहिए। तो मैं अभी आपको थोड़ा बहुत ब्रीफली यहाँ पे बता रही हूँ, बाकी की चीज़ें जो हैं वो मैं टेलीग्राम में पिन कर दूंगी, तो वो आपको ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आगे बात करते हैं। मैंने बता ही दिया कि ईजी है बट फोकस ऑन एक्यूरेसी। जितना मॉडरेट पेपर होता है ना, एक्यूरेसी उतनी प्लस होती है, और जितना ज़्यादा ईजी पेपर होता है एक्यूरेसी माइनस होती है, इसलिए एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने, क्या एनालिसिस जो भी मैंने किया उससे मैंने ये सीखा कि क्वांट के अंदर आपको स्पीड मैथ्स तो डेली करनी है, और स्पीड मैथ्स में भी माइंड कैलकुलेशन करो, ठीक है। माइंड कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा हो जाएगी, क्या क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन के चांसेस कम है, सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा आ रहा था, 10 से 15 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ करनी है आपको। तो अगर आप इनकी माइंड कैलकुलेशन करोगे ना, बहुत ज़्यादा आपका टाइम सेव होगा। टाइम सेव होगा तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। कैसे? अर्थमेटिक में हेल्पफुल रहेगा। अब मैं बताऊंगी कि क्यों बोला मैंने ऐसा, ठीक है। डीआई जो है वो मोस्टली आपको इन्हीं टॉपिक पे देखने को मिलेगी कि कैसलेट के अंदर वेन, टेबल और बार और लाइन, मतलब और भी डीआईज होती हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली आपको मैंने जितना भी एनालिसिस देखा उसमें बस यही डीआई रिपीट हो रही थी, ठीक है। अब बात हो रही है यहाँ पे भी रेशियो और परसेंटेज वाइज ये आपको देखने को मिल सकता है, और टेबुलर में ज़्यादा से ज़्यादा आपको ईयर वाइज दे दे तो 2016, 2015 और 2017 इस तरीके से दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा टेबुलर के अंदर भी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब आपको अपनी शिफ्ट में जो है ना एटलीस्ट 2 डीआईज देखने को मिल सकती हैं, मतलब एक तो कैसलेट रहेगा और एक इनमें से कोई एक रहेगी। लेकिन एक शिफ्ट ऐसी भी आई थी जिसके अंदर कोई डीआई नहीं आया। जब डीआई नहीं आता है तो किसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है? अर्थमेटिक का होता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अर्थमेटिक पे फोकस करो, है ना। अर्थमेटिक पे फोकस करना चाहिए आपको। अगर आप अर्थमेटिक पे फोकस नहीं करोगे, 1 लाइनर अर्थमेटिक आता है, तो भैया फिर एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा, बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें नॉर्मलाइजेशन पर भी डिपेंड करती हैं, वो बात अलग है, ठीक है। उसमें मार्क्स कम भी होते हैं, तो इसलिए उसकी चीज़ के भरोसे मत बैठा करो, अपना प्रिपरेशन अच्छे से करो बस, ठीक है। अब बात हो रहा है कि अगर थोड़ा मॉडरेट बनाना चाहता है किसी शिफ्ट को, तो उस केस में क्या कर देगा? रॉन्ग नंबर सीरीज दे देगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं देगा एग्जामिनर, ठीक है। तो ये रॉन्ग नंबर सीरीज तो हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है, वो हर एग्जाम में आ ही रहा है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने क्या बताया? स्पीड मैथ्स करो, एटलीस्ट एक डीआई आएगी जो मैंने आपको बता दिया। अर्थमेटिक पे आपको फोकस करना है, और साथ में रॉन्ग नंबर सीरीज अगर मॉडरेट आता है तो। ओके, नेक्स्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे रीजनिंग की हम बात कर लेते हैं, तो फिर इंग्लिश में भी एक अच्छी चीज़ आपको लास्ट में बताने वाली हूँ, ठीक है। रीजनिंग में मैंने देखा कि जितनी भी शिफ्ट आ रही है ना, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आ रही है। थोड़ा सा मैं हिंट दे देती हूँ आपको, देखो यहाँ पे 26 मार्च है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आ रहा है आपके पास में। फिर 26 मार्च की 3rd शिफ्ट में अल्फा न्यूमेरिक, फिर 4th में भी अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, एंड फिर 14 में भी अल्फा न्यूमेरिक। इस तरीके से अगर आप देखोगे 15 में भी अल्फा न्यूमेरिक। तो सारी ही ऑलमोस्ट जितनी भी शिफ्ट्स है उसमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आ रहा है आपके पास में। और उसमें भी अगर मैं बताऊँ कि आपको कौन सा प्रिपेयर करना है, एक तो ये आ रहा है लेटर बेस्ड, एक आ रहा है डिजिट बेस्ड, और एक होता है मिक्स, जिसके अंदर प्राइम नंबर वाले क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, ठीक है। वो ध्यान रखना जब आपका मिक्स में आ जाता है। एक चीज़ और याद रखना कि जब मॉडरेट बना दे रहा है रीजनिंग को, तो ये अल्फा न्यूमेरिक के 2 टाइप्स भी आ सकते हैं। लाइक एक बार तो आपका डिजिट दे दिया और एक बार मिक्स दे दिया, नंबर ऑफ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, आपके अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को आप नहीं छोड़ सकते, इसलिए मैंने अलग से इस चीज़ को हमेशा मैंशन करती हूँ टू डू लिस्ट में भी। अब बात करते हैं पजल एंड सिटिंग कौन कौन सी आ रही थी। देखो एटलीस्ट आपको एग्जाम में 3 तो देखने को मिलेगी। हो सकता है कि किसी
ही शिफ्ट के अंदर वो 4 डाल दे, बस इससे ज़्यादा नहीं डालेगा। और टॉपिक्स यही है कि फ्लोर फ्लैट दिखेगा आपको, उसमें भी 8% के आसपास दिखेगा, यानी कि 4 फ्लैट्स आप मतलब 4 फ्लोर्स दिखेंगे आपको। ये है सर्कुलर है तो स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्राइंगल, मतलब बस शेप चेंज है, बाकी तो आपको पता ही है। लीनियर आपको मिल जाएगा सिंगल और डबल, स्टेक पेस बोल दो, बॉक्स बोल दो, फ्लोर बोल दो, इस बात सेम ही है। अनसर्टेन के अंदर भी लीनियर ही देखा गया, डेजिग्नेशन सिर्फ एक ही शिफ्ट के अंदर आया, तो उसके बाद में आगे 14 और 15 में तो पूछा ही नहीं गया। सो एक ही शिफ्ट में देखने को मिला, तो चांसेस कम है, बट स्टिल प्रैक्टिस कर लेना। ऑर्डर एंड रैंकिंग जो है हाइट और वेट पर, और आजकल तो ये जो आ रही है ना ऑर्डर रैंकिंग वाली, ट्रिकी आ रही है। LIC के अंदर भी मैंने बताया था, सेल्फ गिवन एनालिसिस अगर आपने देखा था तो उसके अंदर मैंने बताया था कि ये वाली जो जितनी छोटी सी पजल होती है ना उतनी ज़्यादा ट्रिकी आ रही है प्री के अंदर भी, ठीक है। मिसलेनियस में अगर मैं बताऊं कि मिसलेनियस तो आपके क्विज के थ्रू ही हो जाएंगे, कि ये तो कॉमन टॉपिक्स है जो कि आएंगे ही आएंगे। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, लॉग्स, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वलिटी, पेयरिंग के क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है, ठीक है। और वर्ड फॉर्मेशन का भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है, तो एक एक नंबर में ये क्वेश्चंस आएंगे और आराम से आपके क्या होता है ना, ये गेनिंग होते हैं, मार्क्स गेनिंग होते हैं वर्ड फॉर्मेशन को छोड़ करके, पेयरिंग वाला, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब इंग्लिश के अंदर अगर मैं बताऊँ ना, इंग्लिश के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो RC आ रहा है आपका और क्लोज टेस्ट आ रहा है, आपको पता है कट ऑफ हाई जा रही है, लेवल ईजी आ रहा है, तो स्टोरी बेस्ड आ रहा है। बिल्कुल ऐसी स्टोरी जो हम बच्चों को सुनाते हैं, लाइक एलिफेंट की स्टोरी, डंकी की स्टोरी आ गई, आपका किंग की स्टोरी आ गई, जिराफ पे बेस्ड स्टोरीज आ गई, सारी चीज़ें आई हुई हैं। ये ऐसे ही नहीं बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। ये जो भी वर्ड्स मैंने अभी बोले उन सब पे बेस्ड स्टोरीज आई हुई हैं। क्लोज टेस्ट भी आपका ऐसे ही आया, मतलब आप ईजी गोइंग, यहाँ से अगर मैं बात बताऊँ तो 10 मार्क्स यहाँ से आराम से आ गए, 10 नहीं है तो चलो 7 से 8 मार्क्स आराम से आएंगे। क्लोज टेस्ट में 5 मार्क्स आ गए, तो 12 मार्क्स तो आपके यहीं से पक्के हैं। अब आगे बताती हूँ, वर्ड यूजेस आ रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ज़्यादा नहीं दिखेंगे। मिस स्पेल्ट आ रहा है, मिस स्पेल्ट के को अच्छे से कर लेना, ठीक है। पैराजंबल और सेंटेंस रीअरेंजमेंट दोनों करने हैं आपको, ठीक है। पैराजंबल जो ओल्ड पैटर्न है वो इजी स्टोरी बेस्ड ही आएगा वो भी, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट दोनों एक साथ भी दिया हुआ है एक शिफ्ट के अंदर, ध्यान रखना दोनों एक साथ भी दे रखा है, ठीक है। और फिर सिंगल फिलर्स आएंगे आपकी ईजी से। एरर्स जो आ रही है ना वो आपके पास में 4 दे देंगे आपको सेंटेंसेस, एंड फिर आपसे बोलेगा ऑल आर करेक्ट, ऑल आर इनकरेक्ट, इस तरीके बेसिस पे रहे, तो थोड़ा ये मॉडरेट हो जाता है। बाकी सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जिसको फेज रिप्लेसमेंट बोलते हैं, एक सेंटेंस होता है बीच में बोल्ड पार्ट होता है, उसके हिसाब से आपको अरेंजमेंट करना होता है, आई मीन इंप्रूवमेंट करना होता है। और वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस, तो ये तो रहा कि वेटेज इन क्वेश्चंस करा। अब एक चीज़ और सुन लीजिए, इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश पे अटैम्प्ट्स कम होंगे ना, अटैम्प्ट्स कम होंगे ना, मैं बता रही हूँ आपको किस वजह से होंगे, वर्ड यूजेस की वजह से होंगे। क्योंकि 30 में से अगर आप, मैं 3 क्वेश्चन बता दूँ, 27 अगर आप एग्जैक्ट नहीं निकालना चाहते हो ना मिस लेने से, तो आप निकाल लोगे बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही से निकाल लोगे। लेकिन RC पे फोकस कर लेना, क्योंकि RC इजी आता है, फिर हम सोचते हैं ना एक आध क्वेश्चन छोड़ देते हैं, कहीं हमारी एक्यूरेसी खराब ना हो जाए, लेकिन हमें आ रहा होता है फिर भी हम छोड़ देते हैं, तो ये भी नहीं करना है। तो उस वक्त पे आपको RC और क्लोज टू से ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये ईजी आ रहे होंगे, ठीक है। साथ में अगर आपकी एक्यूरेसी खराब हो सकती है ना, वो इस पैराजंबल में हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि देखो इजी आता है, लेकिन फिर भी कई बार जो नंबर ऑफ सेंटेंसेज है वो बढ़ा देता है, 6 से 7 दे देंगे, तब आप क्या करोगे, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है ना, रिस्क मत लेना, मैं बता रही हूँ, जरा सा भी रिस्क आपको सिलेक्शन से दूर कर सकता है। और ये चीज़ मैंने की थी, मेरे को दिक्कत वाली बात हो गई, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता चल गया कि मेरा जो एक्यूरेसी खराब हुआ होगा। अब जब प्रैक्टिस करते हो ना, आपको पता चल जाता है कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, ठीक है। तो वो चीज़ पे थोड़ा सा आपको वर्क करने की ज़रूरत है, लेकिन ये नहीं है कि मैंने गैस वर्क किया, हाँ बस मुझे वर्क करना है, उसको सुधारना है, उसको अच्छा करना है, ठीक है। ये चीज़ मैं बता रही हूँ आपको। तो अगर ये सारे क्वेश्चंस भी अगर मिला के आप कर रहे हो, बता रही हूँ मैं, 25 से 27 आपके कहीं नहीं जाएंगे, आप आराम से कर लोगे। रीजनिंग के अगर अंदर मैं बता रही हूँ कि सारी की सारी पजल्स अगर अभी से आपने अच्छे से बना ली ना, तो आपके ये 3 पजल्स आ रही हैं, तो 15 मार्क्स आपके यहीं से पक्के हो जाते हैं, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ को आप बेस्ट कर लेना, क्योंकि इसमें चांसेस होते हैं गलती होने के, और इसीलिए आपको एक्यूरेसी ख़राब हो सकती है। तो अगर 15 मार्क्स यहाँ से आ गए, बाकी कुछ मार्क्स आपके यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। और फिर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज अगर आपने सॉलिड कर ली है, तो फिर आपके जो है ना 20 मार्क्स तो आराम से इन दोनों को मिला करके ही आ जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी आगे के मार्क्स के लिए आपको इन पे मिसलेनियस पे काम करना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चंस होते हैं वर्ड फॉर्मेशन वगैरह वाले 1 नंबर के, अगर आप छोड़ने लायक होते हैं ना तो छोड़ दिया करो, अदरवाइज एक्यूरेसी खराब करने का कोई अगेन मतलब नहीं है। स्पीड मैथ से ही आप, अगर मैं क्वांट के अंदर बताऊँ तो स्पीड मैथ से ही आप काफ़ी हद तक, मतलब 50% मार्क्स तो यहीं से गेन कर सकते हो आप स्पीड मैथ से, क्योंकि 10 से 15 मार्क्स के तो सिंप्लीफिकेशन ही आ जाता है। फिर आपका रॉन्ग नंबर सीरीज या मिसिंग नंबर सीरीज आता है, क्वाड्रेटिक आएगा तो आएगा,
नहीं तो नहीं आएगा। और DI जो है ना बहुत ईजी आएगी, अगर एक DI आती है तो हद से ज़्यादा ईजी आएगी वो तो, ठीक है। फंसते कहाँ हैं, कैसलेट में फंसते हैं, थोड़ा बहुत उसका ध्यान रखिए। अगर रॉन्ग नंबर सीरीज आ गया ना तो बस ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ आएगा, बट ये है कि टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। ये चीज़ मैं बोलूँगी, अर्थमेटिक पे ध्यान नहीं दोगे तो अगेन 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 वही चीज़ है कि फिर आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि मैंने बता दिया एक शिफ्ट में आपका बिल्कुल भी जो है ना DI आया ही नहीं था। अब देखो मैं आपको बता भी देती हूँ यहाँ पे कि कौन सी शिफ्ट थी, वो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 14 फरवरी की 3rd शिफ्ट थी, DI नहीं आया था, उसमें सिर्फ अर्थमेटिक था, और अर्थमेटिक कितने नंबर का आया, 15 नंबर का आया। अगर आपने अर्थमेटिक सॉलिड नहीं कर रखा तो फिर इस केस में क्या हो गया, आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, मेरा रीज़न अलग है, आपका रीज़न मे भी अलग हो सकता है, लेकिन बता रही हूँ कुछ बच्चों का रीज़न ये भी रहा होगा। सो अभी यही चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे स्कोर कार्ड के बारे में, जो मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो, शेयर कर देना मैक्सिमम। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक है टेलीग्राम क्विज के, तो वो सारे के सारे चैनल्स जो है आप ज्वाइन कर लेना, और हैप्पी स्टडिंग।